अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है। तुष्टीकरण की बीमारी ऐसी है कि ये कोर्ट तक को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। बंगाल में टीएमसी के पापों का घड़ा अब भर चुका है। तो बाहर से आते हैं ट्रेन में, बस में बंगला दखल करने के लिए, उसको हम क्षमा नहीं करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बेधड़क में आज बात पश्चिम बंगाल के चुनावी रण की, जहां जीत के लिए हर दांव चले जा रहे हैं। बीजेपी को घेरने के लिए ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता का दांव चल रही है, तो बीजेपी भ्रष्टाचार, घोटाला, कानून व्यवस्था और घुसपैठ के मुद्दे पर टीएमसी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। और इसी बीच आज बंगाल की सियासी समर में उतरे प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी पर तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप मढ़ दिया। बंगाल में आज पीएम मोदी ने 3 रैलियां की, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी धर्म के आधार पर आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। बंगालियों को अधिकार छीनने का काम बंगालियों का किया जा रहा है, जिस पर ममता बनर्जी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। आज एक रैली के दौरान ममता ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आई तो आपको मांस मछली भी नहीं खाने देगी, बांग्ला भाषा पर प्रतिबंध लगा देगी। साथ ही टीएमसी चीफ ने यह तक आरोप लगा दिया कि बाहरी लोग आकर के बंगालियों को डरा और धमका रहे हैं। हालांकि इन आरोपों के बीच अब सवाल ये, क्या ममता का बंगाली अस्मिता दांव चलेगा या तुष्टीकरण का मुद्दा टीएमसी पर भारी पड़ेगा? आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते एक खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में ममता बनर्जी जब टीएमसी की ताकत दिखा रही थी, सियासी समर में शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, चुनावी चक्रव्यूह में बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही थी, तब बंगाल के कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने भी हुंकार भरी। बंगाल में परिवर्तन अब पत्थर की लकीर बन चुका है। पश्चिम बंगाल में आज प्रधानमंत्री मोदी ने ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। पहली रैली पूर्वी मेदिनीपुर जिले के हल्दिया में हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आसनसोल में विशाल जनसभा को संबोधित किया और फिर बीरभूम जिले में सिउड़ी के चांदमारी मैदान, जो कि टीएमसी का अभेद्य दुर्ग कहा जाता है, वहां भी गरजे और टीएमसी पर सबसे बड़ा प्रहार कर दिया। साथियों, बंगाल की प्रगति के लिए टीएमसी से मुक्ति जरूरी है कि नहीं है? है कि नहीं है? टीएमसी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? क्योंकि आज जब पूरा देश तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तृणमूल कांग्रेस बंगाल को पीछे धकेलने में लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी पर तीखा वार किया, बंगाल से ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। साथ ही टीएमसी और ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की सियासत के गंभीर आरोप भी लगाए। पीएम ने दो टूक कहा कि अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी धर्म के नाम पर आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। टीएमसी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है।
कोर्ट बार बार इस साजिश को खारिज करता है, लेकिन तुष्टीकरण की बीमारी ऐसी है कि ये कोर्ट तक को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी पर आरोपों के तीखे बाण चलाए तो ममता बनर्जी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। बीजेपी को घेरने के लिए ममता ने एक बार फिर बंगाली संस्कृति और अस्मिता का दांव चला। बीजेपी पर बंगालियों के खान-पान, भाषा पर प्रतिबंध लगाने के गंभीर आरोप मढ़े। बीजेपी के ভোট দেওয়ার মানে ডিম খাওয়া বন্ধ, মাছ খাওয়া বন্ধ, মাংস খাওয়া বন্ধ, বাংলা ভাষায় কথা বলা বন্ধ, কারণ ওরা হচ্ছে অন্ধ। অন্ধ মানুষদের আমি সম্মান করি, মানে ওদের ব্রেনটা অন্ধ, বিষে ভরা। আপনি আম গাছ জন্মাবেন। ममता बनर्जी ने एक और बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े किए तो दूसरी ओर वोटरों को पैसा बांटने का गंभीर आरोप भी लगा दिया। आज एक रैली के दौरान ममता ने आरोप लगाया कि रात के वक्त लोगों को पैसे बांटे जा रहे हैं, बाहर से आए लोग वोटरों को धमका रहे हैं। একটা সতর্ক করে যাই মা ভাই বোনেরা, আপনাদের এখানে অনেক টাকা ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে, আমি শুনছি টাকা দিয়ে ভোট কেনার চেষ্টা করছে, গরিব লোকেদের হাতে মিছিল করার জন্য 500 টাকা করে দিচ্ছে, বাইরে থেকে আর্মস নিয়ে আসছে, বাইরে থেকে গুন্ডা আমদানি করছে, বিহার থেকে ইউপি থেকে। আমার এখানে বিহার ইউপিবাসী যারা থাকে তাদের আমি সম্মান করি, उसको लिए मेरे को कुछ कहना नहीं है, जो बंगाल में रहता है बंगाल का वोटर है। लेकिन जरा बंगाल का वोटर नहीं है, जो बाहर से आते हैं ट्रेन में बस में बांग्ला दखल करने के लिए, उसको हम क्षमा नहीं करेंगे। बंगाल के कुरुक्षेत्र में ममता आरोपों के तीखे बाण चला रही हैं, चुनावी रणनीति को धार दे रही हैं, लेकिन इसी बीच बीजेपी बंगाल के वोटरों को साधने के लिए संकल्प पत्र लाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि बीजेपी 10 अप्रैल को बंगाल के लिए घोषणा पत्र जारी कर सकती है, जिसमें फोकस महिलाओं और युवाओं पर होगा। बीजेपी महिलाओं को 3000 की आर्थिक मदद का वादा कर सकती है। युवाओं के लिए युवा साथी कार्यक्रम के तहत हर महीने 3000 की आर्थिक मदद का ऐलान भी हो सकता है। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना पार्टी की बड़ी प्राथमिकता हो सकती है। मछली पालन और खेती से जुड़े उद्योगों के लिए भी विशेष पैकेज की घोषणा की जा सकती है। बंगाल में कोयला, बालू और पत्थर की लूट पर रोक लगाने का संकल्प बीजेपी ले सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज का इंतजाम भी हो सकता है। बंगाल फतह करने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन सवाल है कि क्या बंगाल में बीजेपी की रणनीति कामयाब होगी? क्या बंगाल की जनता बीजेपी पर भरोसा करेगी या टीएमसी बंगाल में जीत का चौका लगाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता को 6 गारंटी दी है। पीएम मोदी ने दावा किया है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो एक एक भ्रष्टाचारी को जेल भेजेंगे, घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे, सरकारी सिस्टम को जवाबदेह बनाएंगे। सुनिए बंगाल के लिए पीएम मोदी की वो 6 गारंटी क्या है। मोदी की पहली गारंटी, टीएमसी ने भय फैलाया, सरकार और सरकारी सिस्टम को भय का माध्यम बनाया। आज बात बात पर लोगों को कोर्ट से न्याय मांगना पड़ता है। बीजेपी सरकार भय की जगह भरोसा कायम करेगी, कानून पर भरोसा लौटाएगी। मोदी की दूसरी गारंटी, बीजेपी सरकार में सरकारी सिस्टम जनता की सेवा के लिए जवाबदेह होगा, अकाउंटेबल होगा। मोदी की तीसरी गारंटी, हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। मोदी की चौथी गारंटी, टीएमसी के राज में जिसने भी करप्शन किया है उसकी जगह जेल में होगी।
मंत्री हो या संतरी, कानून सबका हिसाब करेगा। टीएमसी का कोई गुंडा अब कानून से बचने वाला नहीं है। मोदी की 5वीं गारंटी, जो शरणार्थी हैं उन्हें संविधान के तहत हर हक मिलेगा, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनको खदेड़ा जाएगा, उनको भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। साथियों, मोदी की 6ठी गारंटी बंगाल के सभी सरकारी कर्मचारियों, सभी शिक्षकों और अन्य सेवाओं में जुटे साथियों के लिए आपको इतने वर्षों तक ये निर्मम सरकार ने भयभीत करके रखा है। मोदी आपके साथ खड़ा है, बीजेपी आपके साथ खड़ी है। आप कमल छाप पर बटन दबाइए, बीजेपी सरकार बनते ही यहां 7th पे कमीशन लागू करवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तो सभी मेहमानों का सबसे पहले परिचय हम आपसे करवा देते हैं। माधवी अग्रवाल जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अंश वत्स जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद एहतशामुल हक नेता तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद आमीन पूर्व संयुक्त निदेशक हमारे साथ जुड़ चुके हैं ईसीआई से। संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं तृणमूल कांग्रेस के नेता से ये सवाल पूछना चाहूंगी कि सर, जब हम एक तस्वीर देखते हैं कि जब एक बजट जारी होता है और उस दौरान हमने ये देखा कि कैसे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जब इस बजट को जारी किया गया था तो इस दौरान उसकी संख्या थोड़ी ज्यादा, लेकिन जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनके लिए ये कम था। ऐसे में जो ये पारदर्शिता होने की बात कही जाती है, उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि सर कोलकाता हाई कोर्ट की ओर से भी ये मुद्दा उठाया गया कि जो सर्टिफिकेट्स बांटे गए वो भी धर्म के आधार पर है। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब पूछ रहे हैं कि धर्म के आधार पर यह राजनीति कब तक की जाती रहेगी। सर बिल्कुल नहीं सुरभि जी, सबसे बड़ी बात है कि भारत में जो अभी भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद में जो हिंदू मुसलमान की मतलब राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान की राजनीति और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलती है। आप जिस हिसाब से अभी बता रहे थे कि अल्पसंख्यक के बारे में एक समुदाय, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी नेत्री ममता बनर्जी सभी के लिए, सभी कम्युनिटी के लिए काम करती है, सभी के लिए बराबरी दिया जाता है, हक दिया जाता है। ये सिर्फ जो है 5,713 करोड़ का बजट अल्पसंख्यकों के नाम और जबकि 2,533 करोड़ का बजट परिणाम है। ये बात सही है। 7,713 का जो बजट है, ये पिछले बार भी हम लोगों का इतना ही बजट था। अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान नहीं आता है, उसमें सिख आता है, उसमें ईसाई आता है, उसमें बौद्धिस्ट आता है, उसमें जैनिज्म आता है। तमाम लोगों कम्युनिटी को, सिर्फ एक मुस्लिम नहीं आता है। सुरभि जी तो सर अल्पसंख्यक में आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों के लिए आपने शामिल किया है, पिछड़ा वर्गों के लिए मात्र 2,533 करोड़ क्यों सर? देखिए, अल्पसंख्यक के लिए 5,713 करोड़ जो बता रहे हैं, ये इसमें टोटल समझ लिए अदर 6 कम्युनिटी मुस्लिम के अलावा और है, और वहां अगर 3,200 करोड़ है तो उसमें कम नहीं है। यहाँ किसी भी को एक आंख से नहीं देखा जाता है। एक बात समझना होगा, बराबर चश्मे से देखा जाता है, दोनों आंख से देखा जाता है। और इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अभी यहाँ प्रहार कर रहे हैं, उनका सबका सुरभि साकार नहीं होगा। भारत का इकलौता एक ऐसा राज्य है, हमारी नेत्री कहती है धर्म सबका जुदा जुदा, उत्सव हम सबका। हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, पिछड़ा, हम लोग एक छतरी के नीचे रहते हैं। यहाँ बंगाल में कभी भी धर्म के आधार पर आप तवारीख उठा के देख लीजिए, यहाँ धर्म के आधार पर कभी इलेक्शन नहीं होता है। और जो भी सत्ता में पार्टी है वो धर्म के आधार पर नहीं है, डेवलपमेंट पर के आधार पर है। और हमारे जो अभी 15 साल कार्यकाल हुए हैं, तो ये भी समझिए डेवलपमेंट के ऊपर में हुआ है, न कि धर्म के आधार पर है। हिंदू मुसलमान की राजनीति पश्चिम बंगाल में कभी भी किसी कीमत पर नहीं चलेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से यहाँ बात कर ले। सोनी जी, यहाँ हम लोग सभी जाति, सभी वर्ग, समुदाय के लिए। अब बताइए, ये कितना बड़ा एक अच्छी बात है कि
कि माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए 5,700 करोड़ रुपया अगर दिया जाता है तो इसमें बुरी वाली कौन सी बात है? भारत सरकार तो हमारा 10,000 करोड़ था, लेकिन उसको घटा करके 7,000 घटा दिया और 3,000 करोड़ कर दिया। तो भारत सरकार क्या मुसलमान या अगर आता है तो क्या भारत में नहीं है मुसलमान की क्या ये मतलब योगदान नहीं है? हिंदुस्तान में हर जगह क्या हमने समझिए देश के लिए हमारे कम्युनिटी। सर, कोलकाता हाईकोर्ट ने 2010 के दौरान एक फैसला देते हुए ये कहा था कि जिस तरीके से ये ओबीसी के ये सर्टिफिकेट्स बांटे गए थे उसमें भी सबसे ज्यादा मुस्लिमों की संख्या थी, हिंदुओं की संख्या बहुत कम थी। उसके बाद उसे रद्द कर दिया गया। उसके बाद से दोबारा रिवीजन होकर के एक और लिस्ट तैयार हुई, उसमें भी सेम दिक्कत थी सर। उसके बाद भी कोलकाता हाईकोर्ट ने उसे रद्द किया। सर, इस पर भी कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए सुरभि जी, हम लोगों के यहाँ किसी भी कीमत पर समझिए कि हम लोग जो है यहाँ पे धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर नहीं करते हैं। हम लोग जो है सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाता है और हम लोग आपस में भेंट नहीं करते हैं। हम लोग देखिए आपको बताया कि जब दुर्गा पूजा होता है तो हम माइनॉरिटी होकर के मुसलमान होकर के हम लोग दुर्गा पूजा का उत्सव में जाते हैं। जब होली होता सर, सुन लीजिए, होली उत्सव मनाने जाते हैं। इस तरह की बात सर सुनिए, आप सर एक काम कीजिए, आप डेटा निकाल के रखिए, तब तक मैं दूसरे मेहमान का रुख कर लेती हूँ। उसके बाद मैं दोबारा आपके पास इसी सवाल के साथ लौटूंगी। सर, मैं आपको थोड़ा सा समय दे देती हूँ, आप तैयारी करके बैठ लीजिए। अंशवास जी, कांग्रेस के प्रवक्ता है आप, कांग्रेस इस वक्त सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में जुटी हुई है क्या? क्योंकि हमने देखा था कि जिस तरीके से कांग्रेस ने 2 बार गठबंधन तो किया, एक इंडिक के साथ और एक बार इंडिया गठबंधन का हिस्सा आप रहे थे पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद सर हम ये समझना चाहेंगे कि अब जब 2021 के दौरान 0 सीट्स कांग्रेस को मिली, आज आप अपने आप को कहां देखते हैं? आप एक तरीके से वोट बैंक काटने की कोशिश किसी पार्टी का कर रहे हैं या फिर टीम बी के तौर पर बीजेपी के हिस्से में वो वोट ट्रांसफर करने की कोशिश है, इसे हम कह दें, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस भी अब वही कह रही है। दूसरी तरफ आपका कल तक उनके साथ गठबंधन था, आज आपको उस पार्टी से दिक्कत नजर आने लगी है। सर, क्या हो गया है कांग्रेस को? नहीं, देखिए हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं और बंगाल की जनता को एक जो है तीसरा जो है ऑप्शन मिलना चाहिए, विकल्प के तौर पे मिलना चाहिए। मैं भी मोदी जी के भाषण को सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि बंगाल को पहले जो हुआ करता था उसका बहुत स्वर्णिम इतिहास हुआ करता था, वही उसकी बहुत शान जो हुआ करती थी उसको वापस लाने की जरूरत है। आपको याद होगा अमित शाह जी ने एक बात कही थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लेफ्ट से और तृणमूल कांग्रेस की सरकार से पहले जो है बंगाल का एक आदमी जो है वो नेशनल औसतन से ज्यादा रुपया जो है कमाने का काम करता था। उस समय पे किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार। सर, 2021 के पहले 3 सीटें, 2021 में सर 0 सीटें और उसके बाद अब कांग्रेस 294 सीटों को लेकर के अकेले चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। आपको लगता है सर वाकई में एक ऑप्शन के तौर पर आपको दर्शक देख रहे हैं, जनता देख रही है? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, इसलिए मेरे को आप जवाब देने दीजिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो हम लोग एक थर्ड ऑप्शन के तौर पे यहाँ पे जो है लोगों के सामने जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि हम जिन गारंटी के साथ जा रहे हैं, आज जिस समय पे लोग आप देखेंगे कि चाहे तृणमूल कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, दोनों जो है जनता के मुद्दे से विहीन होकर बात करने का काम कर रही है, धर्म जाति के आधार पर लोग बात करने का काम करे, तो ऐसे पे जनता के मुद्दे को कौन उठाएगा? और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, मैं अभी आपकी रिपोर्ट को सुन रहा था, उस रिपोर्ट में मोदी की गारंटी की बहुत ज्यादा बात हो रही थी और मुझे लगता है कि शायद इस पे भी थोड़ा एक बात करने की जरूरत है। मोदी की गारंटी की अगर यहाँ पे वो 6 गारंटी गिना रहे बंगाल के लिए, तो मोदी की गारंटी तो ये भी थी कि यूपी में जो है आप फ्री एलपीजी सिलेंडर लोगों को देंगे। आज यूपी में डबल इंजन की सरकार है, फ्री एलपीजी सिलेंडर के लोगों को दिवाली होली पे मिल रहा है, ये भी हम पूछेंगे। मोदी की गारंटी तो ये भी थी कि हर एक प्रत्येक खाते में जो है 15 लाख रुपए आएंगे, वो मिला लोगों को? नहीं मिला। सर, 15 लाख वाली बात को मिसकोट करना बंद कर दीजिए सर, आगे बताइए। क्यों नहीं, कहां से मिसकोट करना बंद कर दीजिए? सर, ये पूरा सेंटेंस पहले आप तो सुन लीजिए और उसके बाद सर, क्योंकि आज का मुद्दा ये नहीं तो मैं इस पर नहीं जाऊंगी अभी, आप पूरा पहले वो सेंटेंस सुन लीजिएगा सर, वो फ्रेमिंग पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद आप इन मुद्दों को उठाइएगा। आप आगे की बात कीजिए सर। हाँ, मैं आगे की ही बात कर रहा हूँ। मुझे आप एक चीज बताइए, अभी यहाँ पे अगर मोदी जी कह रहे हैं कि वो जो है तमाम भ्रष्टाचारियों की फाइलों को खोलने का काम करेंगे, सभी केस पे जाके काम करेंगे, तो मुझे आप एक चीज बताइए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का तो सबसे बड़ा घोटाला उनके नाम पे ही है। आप मुझे एक चीज बताइए, आपने चंदा लो धंधा लो की नीति अपनाई, आपने क्या किया कि तमाम जो उद्योगपति थे उन पर आपने ईडी सीबीआई की रेड डलवाई, उनसे आपने चंदा लेने का काम किया, उसके बाद वो ईडी सीबीआई की रेड रुक जाती हैं। हमने देखा है कि आपके नाम पे पीएफ के फंड का भी घोटाला है। उसमें क्या हुआ कि आपने पहले कोविड के समय पे बड़ा बड़ा आपने चंदा लेने का काम किया, जब उसका ऑडिट बाहर करने की बारी आई, आपसे जब हाईकोर्ट में सवाल पूछा गया तो आपने कहा कि ये तो प्राइवेट संस्थान है, इसका तो ऑडिट नहीं हो सकता, इस पर तो आरटीआई नहीं जारी हो सकती। आपने पीएफ के फंड का नाम का घोटाला करने का काम
ठीक है, अब इस पर रिएक्शन मैं माधवी जी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि सर मैम बीजेपी को लेकर भी कई सारे सवाल अंश वत्स की ओर से खड़ा किया गया है, और एक सवाल ये भी है कि मैम आप लोग ये कह रहे हैं कि अगर धर्म के आधार पर राजनीति करने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस कर रही है, तो मैम बीजेपी क्या कर रही है? क्या हिंदू वोट बैंक को लेकर के ये आरोप आप लोगों पर भी लगता है? सीएए, एनआरसी और घुसपैठ विरोधी अभियान मुस्लिमों को टारगेट नहीं करते हैं क्या? देखिए ऐसा है सुरभि जी, पहली बात तो ये है कि मैं सुन रही थी और पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है उसमें ये कहना कि भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है बिल्कुल गलत है। हम लोग क्या करते हैं कि एक विपक्षी दल होने के नाते पश्चिम बंगाल में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी अन्याय के जो रूलिंग पार्टी होती है उनके द्वारा किया जाता है तो उस पर हम आवाज उठाते हैं। वो आवाज उठाते हैं तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से हो गया? अगर आप दुर्गा पूजा के विसर्जन पे रोक लगाएंगे, सरस्वती पूजा अगर पुलिस के संरक्षण में होगा, अगर यहाँ पर श्री राम बोलने से आप आग बबूला हो जाएंगे, हिंदुओं के घर जलाए जाएंगे, अगर ये मुद्दे उठाकर हम लेकर आते हैं या हाईकोर्ट इस पे मुद्दा उठाता है, तो क्या ये हिंदू मुस्लिम करना हो जाता है? भाई आप एक तरफ आंख बंद करके बैठ जाए। खुद ममता बनर्जी अगर मंच से ये कहती हैं कि हमने एक समुदाय को रोक रखा है, अगर हम उसे छूट दे दें, अगर मैं नहीं हूं तो वो क्या से क्या कर देंगे, तो ये कौन सी राजनीति हो रही है? एक तरीके से तो उन्होंने जो है वो मुसलमानों को आक्रांता भी बताया, ये बताया कि वो हिंसक है, और वो जो जितने भी बाकी लोग समुदाय के लोग बचे हुए हैं वो सिर्फ उन्हीं की वजह से बचे हुए हैं। तो ये डराने वाली राजनीति, दिखाने वाली राजनीति जो हो रही है वो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उसकी आवाज उठा रही है। और यहाँ जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है, सिंडिकेट और कटमनी की राजनीति जो पूरे पश्चिम बंगाल में हो रही है उसकी आवाज उठा रही है। तो इसमें ना तो हिंदू मुस्लिम आ रहा है, ना ही किसी तरीके का ये प्रश्न चिन्ह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक समुदाय विशेष की राजनीति कर रही है। भाई सबकी बात अगर करनी है तो फिर आपने अभी बताया कि ओबीसी के जो आरक्षण को लेकर जो नाम दिए गए, जिस धर्म में, जिस जात में जात धर्म नहीं होता, जिस समुदाय में, उसमें आपने आरक्षण के नाम पे उन लोगों को 99% खीर बांट दी। बाकी के जो माइनॉरिटी थे वो कहाँ गए? यहाँ क्या क्रिश्चियन नहीं रहते? यहाँ क्या पंजाबी नहीं रहते? तो ये देखिए सामने साक्षात दिखता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो खास करके एक विशेष समुदाय के लिए है, और ये बार बार दिखता रहता है। अब तो उन्होंने क्या है कि हिंदुओं को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। क्या कहा उनके मंच पर? उनकी ही एमपी ने कहा खड़े होकर कि जो बंगाल में टीएमसी को वोट नहीं देगा उसे बंगाल में रहने का अधिकार नहीं है, वो बंगाली है ही नहीं। तो भाई सिर्फ हम ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, साथ ही साथ कई बार जो है हाईकोर्ट को भी यहाँ पे हस्तक्षेप करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा कि पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत ही बुरी स्थिति में है, और ये शर्मनाक स्थिति है कि जिस तरीके से न्याय अधिकारियों को इन लोगों ने घेर कर रोका था, ये किसी भी देश, मतलब किसी भी देश में और भारत के अंदर कभी भी पहले इतिहास में नहीं हुआ। रही बात जिस तरीके से कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, बड़ा हास्यप्रद मैम ऐसे कहने को तो मैम भ्रमित करने वाली चीजें तो आप लोगों की ओर से भी बहुत कही गई है कि 50 लाख से लगभग 1.5 करोड़ के आसपास ऐसे वोटर्स है जो कि फर्जी है या फिर वो घुसपैठ के तहत में आए हुए, लेकिन जब इन्फिल्ट्रेशन को लेकर के डेटा सामने आता है तो वो डेटा कुछ और बताता है, वो कुछ और बयां करता है। ये भी तो भ्रम फैलाने की कोशिश है मैम। देखिए सुरभि जी, चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया, अपने काम को किस तरीके से कर रही है वो सबके सामने है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का सपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में कर रही है, और जो भी उसमें मुझे लगता है एसआईआर नहीं तो वोट नहीं। पश्चिम बंगाल अधिकारी किस पार्टी के? पूरी जिम्मेदारी जो है अधिकारी किस पार्टी के मैम? क्या बोल रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट? लगभग 50 लाख से लगभग 1.2 करोड़ लोगों को उन्होंने ये कह दिया कि या तो वो घुसपैठ के तहत में आते हैं या तो फर्जी वोटर के तहत में, और ये एसआईआर जब होगा पूरी तरीके से तो आपको पता चलेगा ये इतने लोग फर्जी निकलेंगे। एक डेटा सामने आता है इन्फिल्ट्रेशन को लेकर भी, उसमें मैम ये आंकड़ा बहुत छोटा है अभी। इसके अलावा जो 91 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं मैम, वो आंकड़ा फिर भी 50 लाख से बहुत कम है, माफ कीजिएगा 1.5 करोड़ से बहुत कम है। सुरभि जी ऐसा है कि कई सारी बातें ऐसी आ रही हैं जिसमें कोई सिर पैर नहीं है। ममता बनर्जी ने आप कह रही है कि शुभेंदु अधिकारी बिन सिर पैर की बात कर देते कभी कभी, ठीक है आप कैसे कर रही हैं तो मुझे बोलने दीजिए थोड़ा सा। बात ऐसी है कि ये सारी प्रक्रिया में जो भी विलंब हुआ है, जो भी अवरोध हुआ है, उसकी सबसे पहले कारण तो यही है कि टीएमसी ने इस प्रक्रिया को करने से शुरू में इतना रोक किया, इतना उसमें अवरोध पैदा किया, जिसकी वजह से सारी चीजें जो है अपनी स्थिति में नहीं हो पा रही थी। डराना धमकाना से लेकर वार्निंग देने से लेकर अपना धरना प्रदर्शन तक सब कुछ कर रही थी। जो सहजता से सारी प्रक्रिया हो सकती थी, समय पर खत्म हो सकती थी, उसको अवरोध करके तो इन्होंने जब ज्यादा जानबूझकर लंबित किया। और कांग्रेस की मैं आपको जवाब दे दूं कि कांग्रेस तो यहाँ पे 0 सीट पर है,
है? कांग्रेस आज 49 सालों से पश्चिम बंगाल में नहीं है, किन मुद्दों को उठाएंगे? अभी तक आपने देखे कि अभी तक चुनाव की घोषणा होने के बाद और इनके सारे कैंडिडेट की घोषणा होने के बाद भी ना तो राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं, ना प्रियंका गांधी आ रहे हैं। तो इनको बंगाल के मुद्दों से क्या लेना देना कुछ है भी कि नहीं है? कुछ नहीं है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि सिक्के के दो पहलू हैं, बीजेपी टीएमसी। भाई, बीजेपी एक विपक्षी पार्टी होने के नाते क्या लोगों की आवाज बनकर अगर बंगाल में अपने मुद्दों को उठाएगी तो वो क्या राजनीति करना हो जाता है? और वही मुद्दे जिसपे टीएमसी मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा में आ रही है, जिसमें टीएमसी ऑलरेडी कटघरे में खड़ी हो रही है, जिसमें हाई कोर्ट भी हस्तक्षेप कर रहा है, उसमें अगर बीजेपी आकर अगर अपने मुद्दों को उठाती है और लोगों की आवाज बनती है तो उसमें राजनीति करना कहां से हो जाता है? ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। यश जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक एक पहले मैं रिएक्शन ले लूं अपने मेहमानों से। अभी हमारे 2 मेहमान बचे हुए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, आपको मौका दे दूंगी। अब मैं डॉक्टर मोहम्मद आमीन सर आपका रुख कर रही हूं। सर, ये एलिगेशन बार बार चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के सवाल उठा दिए जाते हैं और ये कहा जाता है, तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी ये बात कई बार कहा जा चुका है कि कई एजेंसियां बीजेपी के अधीन हो चुकी हैं, ईसीआई बीजेपी के अधीन हो चुका है। जब ज्ञानेश कुमार पहुंचते हैं बंगाल तो उनके खिलाफ भी विरोध के सुर उठते हैं। और ऐसे में हमने ये तस्वीर भी देखी है कि एसआईआर को लेकर और उसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सर, मैं आपसे इस पर आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले मैं सुनना चाहूंगी। सर सुरभि जी, थैंक यू आपका कि इतनी देर के बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया, क्योंकि सभी लोग हर समय बोलते रहते हैं, लेकिन एक्सपर्ट को बोलने का मौका बहुत देर में दिया आपने, बहुत अच्छा किया। मैं हूं चाहे विश्लेषक हूं, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर मुझसे पूछना है सही बात तो सुनिए। आजादी के बाद जब से 51-52 से देश के अंदर चुनाव शुरू हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने हमेशा निष्पक्ष रूप से, सुचारू रूप से और पारदर्शिता के साथ चुनाव कराए हैं। चाहे वो कोई भी सरकारें नहीं हो, कभी भी जैसी भी सरकार रही, चाहे वो बैलेट से चुनाव होते रहे, चाहे वो ईवीएम से होते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि समय समय पर सरकारें चुनी जाती हैं और सरकारें ये कहती हैं चुनने के बाद, जो चुन जाती है तो वो तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं करती, लेकिन जो नहीं जा पाती, सत्ता से बाहर होती है, वो कहती है चुनाव आयोग ने बेईमानी की है, चुनाव आयोग के अधिकारी बेईमान है, उनकी प्रक्रिया बेईमान है। जबकि संवैधानिक तौर पे पता है आपको कि इलेक्शन कमीशन एक स्वच्छ परंपरा रखे हुए शुरू से, और वो कभी भी किसी का फेवर नहीं लेता है। जितने प्रत्याशी अपने वोट लेके आते हैं, जितने, मैं कह रहा हूँ ध्यान सुनिएगा आप और आपके दर्शक, जितने प्रत्याशी वोट लेके आते हैं उन प्रत्याशियों के हिसाब से टैली करने के बाद उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है जो जीतता है, और बाकी टैली उस पर डाल दी जाती है साइट के ऊपर कि कौन जीता, कितने कितने वोटों से किसको कितने वोट मिले। कोई इलेक्शन कमीशन ना वोट एडिंग करता है, ना किसी के वोट घटाता है, ना बढ़ाता है। प्रक्रिया जो है वो ये है, वोटर वोट देगा और कैंडिडेट को जीत हार का फैसला जनता करती है। लेकिन मेरा सवाल इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया, जो इसका काम है इलेक्शन कमीशन को अपना चुनाव कराना, अपनी वोटर लिस्ट बनाना, अपने पोलिंग स्टेशन बनाना, अपने वोटर्स को एजुकेट करना और सारी प्रक्रियाओं के साथ में आज़ादी के साथ चुनाव कराना, अपने निष्पक्ष पर्यवेक्षक भेजना और बीएलओस को गाइड करना, अपने ट्रेनर्स को लगाना, उसके बाद इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं तो बिल्कुल निराधार हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप देखिएगा कि आज़ादी के बाद से अब तक, यानी एसआईआर से पहले तक, आपने देखा होगा कि बीएलओ जाता था डोर टू डोर और आपका कार्ड बना के देता था, या आपके कार्ड बनते थे, वोटर लिस्ट बनती थी। लेकिन यही आरोप आपने देखा होगा कि विपक्ष ने लगाया जब दिल्ली के चुनाव हुए, हरियाणा के चुनाव हुए और महाराष्ट्र के चुनाव हुए। ये लगाया कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने लाखों वोट बीजेपी के ऐड कर दिए और अपोजिशन के डिलीट कर दिए। ये सीधा सीधा आरोप लगाया गया। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने देखा कि भाई कहाँ पर क्या है कमी है। उन्होंने देखा कि 2000, 2002 और 2004 के बाद अभी तक कोई प्रॉपर लिस्ट सही ठीक नहीं है, तो इनको किया जाए। उस पर विचार करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर का प्रोसेस लिया दोबारा, और लेने के बाद सबसे पहले बिहार था। बिहार में जब 65 लाख वोट काटे गए और 22 लाख जोड़े गए, उसके बाद से आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी कोई भी अपोजिशन वाला 65 की जगह 5 वोट भी लेकर नहीं पहुंचा कि ये सही आदमी के वोट काटे गए। आप इस बात को देखिए, स्पष्ट रूप से है। हाँ। और उसके बाद अभी ये फिर आरोप लगाया गया। आप ये बताइए, इलेक्शन कमीशन का काम है, उनको करने दीजिए। आपका काम है, आप अपने हिसाब से
एडमिनिस्ट्रेशन चलाइए, प्रशासन चलाइए, नीतियां चलाइए। इलेक्शन कमीशन के काम में इंटरफेरेंस क्यों करते हैं? इलेक्शन कमीशन ने देखिए कितनी ईमानदारी के साथ अब की बार काम किया है। एक बीएलओ के साथ हर पार्टी का जो रजिस्टर्ड है, चाहे वो स्टेट में रजिस्टर्ड है, सेंटर में, हर एक को 2-2 बीएलएस दिए और ये कहा गया कि बीएलओ के साथ अपने बीएलएस लगाइए। मैं कहता हूँ दावे के साथ में, डॉक्टर आप मोहम्मद बीएलओ आमीन को सुनिए, हाँ। 1 मिनट सुना कीजिए, बात पूरी करने दीजिए। जी। जब बीएलएस से साथ में, तो वो क्या कर रहे थे हर पार्टी के? अगर हमारा बीएलओ गड़बड़ करता है तो रूल है कि बीएलओ की शिकायत आप एईआरओ से करिए। अगर दोनों मिले हुए हैं लगता है तो दोनों की शिकायत आप हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से करिए, और तीनों अगर मिले हुए हैं तो सीईओ से करिए, और चारों मिले हुए हैं स्टेट के भी तो सीईओ की जो कंप्लेंट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट साइट पे करिए, मेल करिए, फैक्स करिए। इस तरह से तो काम नहीं होता है। आपके लोग काम नहीं करते हैं और कोई सपोर्ट नहीं करते इलेक्शन कमीशन को, ऊपर इल्जाम इलेक्शन कमीशन को लगाते हैं। ठीक है डॉक्टर मोहम्मद आमीन सर, एक सवाल ये है कि पिछली बार भी एहतशामुल हक जी से जब मेरी बातचीत हो रही थी तो उनकी ओर से ये भी कह दिया गया था, क्योंकि मैंने उनको मालदा को लेकर के सवाल पूछा था कि मालदा में जो कुछ भी हुआ उसमें आखिर पश्चिम बंगाल की पुलिस क्या कर रही थी, ममता बनर्जी की पुलिस क्या कर रही थी। उन्होंने तो सीधा सीधा ये कह दिया कि आप ये सवाल तो चुनाव आयोग से पूछिए, क्योंकि जब चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत होती है। समझ गए आपकी बात? रुकिए 1 मिनट, सारा मैं हर चैनल पे बोलता हूँ। हाँ। उनका कहना बिल्कुल सही था। हाँ। टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बिल्कुल सही कहा था और सही ऑब्जेक्ट किया था आपको। सवाल इस बात का, जिस वक्त हमारा मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है जी। ये नियम है कि सरकार कार्यवाहक हो जाती है, केयर टेकिंग, चाहे वो पार्लियामेंट की हो तो प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर हो जाते हैं, स्टेट का हो तो सीएम केयर टेकर हो जाती है। अब उनसे प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से मालदा में हुआ वो बहुत बुरा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा, स्टेट के चीफ जस्टिस ने चाहा था कलेक्टर से बात करना, एसपी से बात करना, वो लाइन पर नहीं आए। और ये चीज दर्शाता है कि 15 साल की जो सरकार है ममता बनर्जी की, उनके इन्फ्लुएंस में, हमारे डर के, उन अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कलेक्टर, डीएम की और एसपी की। जब इलेक्शन चल रहा हो तो हमारे ऑब्जर्वर की पूरी केयर करना चाहिए। वो फिर भी न्यायिक अधिकारी थे, 9 के 9, जिसमें 3 लेडीज और 6 जेंट्स थे। उनके साथ इस तरह के व्यवहार करना उचित नहीं है। इससे पता चलता है कि ममता बनर्जी की सरकार में जो काम करने वाले हैं वो ममता जी से डरते हैं, जिसके लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बंगाल में ठीक नहीं है। ठीक है सर, अब संजीव जी का भी मैं रुक कर लूं क्योंकि वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सर, सबके पास जाते जाते और सबसे जवाब लेते हुए इतना समय बीत गया। देरी से आपके पास आने के लिए मैं पहले ही माफी आपसे मांग लेती हूँ, नहीं तो मोहम्मद जी की तरह आप भी कहीं नाराज ना हो जाए। सर, सवाल यही है कि सर, बंगाल में जिस तरीके की राजनीति की जा रही है, सर, विकास के मुद्दे को लेकर के कौन बात कर रहा है, जनता के हित का कौन सोच रहा है? क्योंकि तमाम पार्टियां धर्म की राजनीति कर दे रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, ध्रुवीकरण का मुद्दा उठा रही है, विकास की बात कहाँ है सर? देखिए सुरभि, शीशे के जैसे पूरा मामला साफ है। हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पिछले 2, 3, 4 स्टेट के चुनाव जीतने के बाद में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अब की बार बंगाल नहीं तो कभी नहीं। पिछली बार उन्होंने अपना जमीन तैयार कर दिया था, वहां पे 3 से 77 तक पहुंच गए थे। इस बार उनको लगता है कि इस बार मौका है, पूरी ताकत उन्होंने लगा दी है। लेकिन ममता बनर्जी भी आसान चीज नहीं है। जिस तरह से आप एक ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, ममता बनर्जी भी दूसरे खेमे में जबरदस्त तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। लड़ाई यहाँ पे है, दोनों अपने अपने वोटरों की चिंता करने में लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि राजनीति तो जम के हो रही है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो कांग्रेस पार्टी इसमें अपने जनाधार को या अपने मत के प्रतिशत को सुधारते हुए दिखाई दे रही है और उसकी कोशिश भी यही है, एकदम बिल्कुल शीशे के जैसे। लेकिन एक बात, मैं इलेक्शन कमीशन के बारे में बहुत उसकी गाथा में सुन रहा था तो मुझे लगा कि ये बात करनी चाहिए। भारत के इतिहास में पहली बार, मोहम्मद आमीन साहब हमसे सीनियर हैं, लेकिन 50 साल मेरी भी उम्र हो गई है। 50 साल के इतिहास में मैंने कभी नहीं देखा कि इलेक्शन कमीशन वोटों के काटने का उस पर आरोप लगे और लगे कि ये आरोप लगाया जाए कि आपने फलाने आदमी का वोट काट दिया। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, बंगाल में 91 लाख। अभी तक के डेट में हर समय जब जब इलेक्शन आता था, हमने डुगडुगिया बजा के गांव गांव में सुना था कि यदि कोई मतदाता है तो एक भी मतदाता छूट ना जाए, और टीवी पर विज्ञापन उसके आते थे। फेहरिस्त बहुत लंबी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल निष्पक्ष है। यदि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल निष्पक्ष है तो देश की सरकार की विपक्ष में 2 नंबर की पार्टी है टीएमसी, सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है, और उसके तरफ से यदि आपसे मिलने की इजाजत ली जाती है,
सोमवार को अर्जी दी जाती है, मंगलवार को कहा जाता है कि बुधवार को आइए, 4 प्रतिनिधिमंडल जाते हैं मिलने के लिए और इलेक्शन कमीशन कहता है गेट आउट। ये हिम्मत हो जाती है इलेक्शन कमीशन की, और आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन सब कुछ फेयर कर रहा है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम घुसपैठियों की जहां तक बात है, हमें यह भी कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि देश के जल जंगल साधन संसाधन इस पर सबसे पहले हक हमारा हिंदुस्तानियों का है, हमारे बच्चों का हक है। इस पर किसी भी विदेशी आदमी को रहने का अधिकार नहीं और हमारे हकमारी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन से जब पूछा जाए कि अभी तक आपने बताइए बिहार में कितने बांग्लादेशियों को पकड़ा, कितने म्यांमार के लोगों को पकड़ा, आप बताइए, कोई आंकड़ा है तो दिखाइए। आप बंगाल में पकड़ा, बिहार में पकड़ा, आने वाले आसाम में पकड़ा, दिखाइए आप हमें। इलेक्शन कमीशन के दोनों हाथ पांव शून्य हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता है। असम के मामले में देख लीजिए, छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूं। इलेक्शन के समय सारी ताकतें निहित होती है इलेक्शन कमीशन के हाथ में। विपक्षी पार्टियां यदि असम के मुख्यमंत्री के ऊपर कोई आरोप लगाती है, असम के मुख्यमंत्री की पत्नी एक केस करती है और पूरा अमला, पूरा प्रशासनिक जैसे कि मुख्यमंत्री के तौर पे वो काम कर रहे हो। होना ये चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन के कान में जो ही ये आवाज गई, इलेक्शन कमीशन एक नोटिस देता और पूछता उनसे कि ये आरोप विपक्षी पार्टियों द्वारा लगाया गया है, इसके बारे में सफाई दीजिए आप। लेकिन मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री के जैसे अपने यहाँ के पुलिस अधिकारियों को दिल्ली दौड़ा दिया और वहां के दिल्ली में बैठे हुए गृह मंत्रालय के अधीन जो पुलिस अधिकारी हैं, वहां से 100 लोग दरवाजे पर चले गए, विपक्षी पार्टी के लोग दरवाजे पर, और आप कहते हैं कि निष्पक्ष है। क्या हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख समझते हैं आप? यदि कोई कहता है कि गलत तरीके से आप काम कर रहे हैं, नोट इतने बड़े बंडल की फहरिस्त विपक्षी पार्टी लाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि आपकी नियत में संदेह है। हमें यह कहने में कोई बुराई नहीं। फिर मैं कह रहा हूं, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, चाहे टीएमसी की सरकार बने या बीजेपी की सरकार बने या कांग्रेस की सरकार बने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की साख बची रहनी चाहिए, उसका इकबाल कायम होना चाहिए। यदि उससे भरोसा उठ गया तो फिर हम किस पे भरोसा करेंगे? आप मुझे बताइए ना कि यदि विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है कि आपने इतने नंबर जोड़ दिए, इतने नंबर घटा दिए आंकड़ों के साथ, आपके अरे सुप्रीम कोर्ट में मरे हुए लोगों को भी विपक्षी पार्टियां लेके चली गई और चाय पी उसके साथ में, आप कहते हैं कोई नहीं गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि कोई आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है तो इलेक्शन कमीशन का यह फर्ज बनता है कि आप विपक्षी पार्टी को बुलाइए, फेहरिस्त लीजिए, बताइए हमें कौन कौन शिकायत है, और एक एक शिकायत को सामने रख करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और मुंह पर टेप चिपका दीजिए जो आपके ऊपर आरोप लगा रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या कहती है? मैं सबसे ईमानदार, ईमानदारी मेरी आंखों में देखिए। फिल्मी डायलॉग मारती है इलेक्शन कमीशन। ये कोई तरीका होता है? आज इलेक्शन कमीशन ने एक अधिकारी के साथ किस तरह की बदसलूकी की। यदि बंगाल में आज भी ये आरोप लगाया जा रहा है कि बंगाल में अभी भी स्थिति बेहतर नहीं है, प्रशासन बेहतर नहीं है, आमीन साहब कह रहे हैं कि जो सरकार में पहले से वहां बैठे हुए अधिकारी हैं वो प्रभाव में है। अब इसके बाद भी इलेक्शन कमीशन को हम प्रभावी समझ लें क्या कि इलेक्शन कमीशन वहां पे होता हुआ नहीं दिख रहा है? ये तो मान ही रहे हैं कि अधिकारी प्रभाव में है, तो कहा क्या इलेक्शन कमीशन, कहा क्या ताकतवर? इलेक्शन कमीशन एक ट्वीट आपने भी देखा होगा, वो ट्वीट तो शर्म आती है कि देश का इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को लेकर के टारगेट करके और इस तरह का ट्वीट करता है और आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन ईमानदार है। उस भाषा को देखा आपने? अमीन साहब आप सहमत है उस भाषा से जो ट्वीट किया है इलेक्शन कमीशन ने? नहीं साहब, होना यह चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन को यदि कोई शिकायत थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है इलेक्शन कमीशन, और वो आरोप जो ट्वीट करके सोशल मीडिया पर डाला गया वो डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और दुनिया को बताया जाता कि आप क्या कर रहे हैं। ईमानदार नहीं है तो आमिन साहब, मामला इतना सीधा नहीं है जितना सीधा आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देश की जनता मूर्ख नहीं है, आप एक पक्ष बन के काम कर रहे हैं। इतिहास में सब कुछ दर्ज होता है। आज आप पावर में है, कुर्सी पर बैठे हैं, कल कोई और आएगा, इतिहास सबकी कीमत लगाएगी और इतिहास सबको तोलेगा। संजीव जी, तो बहुत सारे सवाल इलेक्शन कमीशन को लेकर भी देखिए हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट की ओर से उठा दिए गए हैं, और ये वाकई में जो आरोप लगता है एक तरफा होने का, उन बातों को लेकर भी उन्होंने कई सारे सवाल पूछे। लेकिन इस बीच में तृणमूल कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद एहतशामुल हक जी। दोबारा मैं आपके पास आना चाहूंगी। और सर, क्योंकि मैं आपसे इससे पहले भी सवाल पूछ रही थी और मैंने कहा था कि सर आप एक काम कीजिए, आप डेटा कलेक्ट कर लीजिए या आप आराम से थोड़ा सा समय ले लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी। अब बताइए सर, कोलकाता हाई कोर्ट की ओर से जो आदेश 2010 में दिया गया था वो किन बातों को ध्यान में रखते हुए दिया गया था? इनफिल्ट्रेशन का मामला बार बार जब उठता है
तो फिर इस पर भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए कह देती हैं कि बीजेपी डराने धमकाने का काम कर रही है। अगर बीजेपी आ गई तो आपको मांस मछली नहीं खाने देगी और बंगालियों को बांग्लादेशी करार दे दिया जाएगा। सर, ये बांग्लादेशी कोट करके आप बार बार क्या समझाना चाहते हैं? घुसपैठियों की बात आती है तो आप ये कह देते कि सभी बंगाली है, सभी बंगाली है, सभी बंगाली है। सर, बंगालियों की वेशभूषा अचानक से बदलती चली जा रही है क्या? डेमोग्राफिक चेंज क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? सबसे पहले सुरभि जी, हम संजीव कौशिक जी को नमस्कार करते हैं। दोनों हाथों से उन्होंने पूरे देश के सामने में जो चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग के मुतालिक जो सच्चाई बयान किए हैं, मैं उनको दोबारा नमस्कार करना चाहता हूं कि भारत समझ लिए, इसी को भारत कहा जाता है, इसी को समझ लिया हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान। मैं इनकी सोच, इनकी भावना को सलाम करता हूं। काश कि आज तमाम लोग इसी तरह के सोच के होते, इसलिए कि पहले देश है और उसके बाद में कोई आयोग है। आज इतने अच्छे ढंग से उन्होंने एक्सप्लेन किया है और मैं हमारे अमीन साहब को कहना चाहता हूं। अमीन साहब ने क्या कहा कि चुनाव आयोग पारदर्शिता और सुचारू और निष्पक्ष के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं अमीन साहब को बोलना चाहता हूँ, 91 लाख लोगों का नाम समझ लिए के बाद हुआ है। ये कितनी बड़ी दुख की बात है, खासकर जहां अल्पसंख्यक के लोग ज्यादा रहते हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना। आज बताइए कि 32 लाख लोगों का नाम समझ लिए करेक्शन हुआ है, 28 लाख लोगों को समझ लिए कि उसको समझ लिए अवैध करार दिया गया है। वो क्या भारत के पश्चिम बंगाल के नागरिक नहीं है? ये बहुत अफसोस की बात है कि जानबूझ कर करके केंद्र के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रही है। ये इससे पहले भी 8 बार समझ लिए कि एफआईआर हुआ था, लेकिन भारत के इतिहास में ऐसी पहली बार कोई मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के रूप में भारत देख रहे हैं। इसलिए आप बताइए कि एक सांसद जब 4 डेलीगेट लेके जाते हैं उनके पास तो बोलते हैं गेट लॉस्ट। ये कितनी बड़ी दुख की बात है। ये भारत की समझ लिए कि संविधान और भारत की एकता, भारत की अखंडता को नष्ट कर रही है ये जो सरकार आई हुई है। आज हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है सर, आपने ईसीआई को लताड़ लिया। सर, मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। सर, मेरे पास समय बहुत लिमिटेड है। मैं एक दो बात आता हूँ। जिस तरह से अभी आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किस हिसाब से संबोधित किया, बताइए, चुन चुन के। ये तो शोले फिल्म का डायलॉग है कि चुन चुन के बदला लेंगे। हमारे प्रधानमंत्री हम सबके प्रधानमंत्री है, हमारे पश्चिम बंगाल के भी लोगों के प्रधानमंत्री है। लेकिन इस तरह की बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, लेकिन ये बात उनकी सही नहीं होती। जनता विकास मांगती है, जनता डेवलपमेंट देखती है। इस तरह से आप सोचेंगे पश्चिम बंगाल पर सत्ता हासिल कर ले, कभी भी नहीं हो पाएगा सुरभि जी। पश्चिम बंगाल जिस हिसाब से एक ऐसा राज्य है, यहाँ हिंदू मुसलमान छोड़ करके बात करना होगा, यहाँ डेवलपमेंट का बात करना होगा। इसलिए यहाँ इनकी सरकार सपना साकार नहीं पाएगा। और चौथी बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि चौथी बात फुल मेजोरिटी के साथ हम लोग सुरभि जी सरकार बनाने जा रहे हैं। 4 मई को समझ लिया हम लोग एक ऐसा पूरा देश देखेगा जो समझ लिया पूरी लोगों की नजर हमारे पश्चिम बंगाल के ऊपर है। डरा धमकाकर तुष्टीकरण की राजनीति करके, क्योंकि सर आप तृणमूल कांग्रेस की ओर से जो संकल्प पत्र जारी किया गया उससे नाम इश्तेहार दिया गया जो कि उर्दू शब्द है। सर, जब हमने बजट को लेकर के आपसे पूछा, सर क्या ये बंगाली पहचान को कमजोर करने की ओर इशारा नहीं करता है? क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? आपने कहा था सर, कोलकाता हाईकोर्ट का जिक्र किया था मैंने, और मैंने आपसे पूछा सर डेटा दे दीजिए, तो वो आप दे नहीं पाए। आप तब से इतनी देर से बातों को घुमा रहे सर। बात ना पाए सुरभि जी। इश्तेहार कहाँ से आया है? इश्तेहार अरबी का एक लफ्ज है जिससे पूरे हिंदुस्तान का भाषा है। ये उर्दू भाषा हमारे देश का भाषा है। 26 भाषा को जो एफिलिएटेड मिला है वो हमारे देश का भाषा है। ये उर्दू हिंदी भाषा वाली लड़ाई आ जा रही, आपको देश की जो देख रहे विभाजन वाली बात हो जाएगी कि लैंग्वेज के डिफरेंस वाली बात हो जाएगी। सर, बंगाली भाषा तो इतनी खूबसूरत भाषा है सर, इतनी मीठी भाषा है सर, उसमें क्यों नहीं आप लोगों ने संकल्प पत्र जारी किया? हमारे 5 भाषाओं में दिया गया है। बंगाली दिया गया, उर्दू दिया गया, हिंदी दिया गया, सब में हमारा दिया गया है। और अगर उर्दू को सुरभि जी दिया गया है तो मैं तो विदेश का भाषा नहीं है, वो तो हमारे सर, क्योंकि घुसपैठ के मुद्दे पर बार बार मुख्यमंत्री भी कहती रहती है सर, इसलिए मैंने आपसे 2 टॉपिक को लेकर के मुख्य तौर पर पूछा कि पूरा चुनाव इस पर घूम रहा है सर, उसको लेकर के जवाब दे दीजिए। सुरभि जी, सबसे बड़ी बात है कि उर्दू लेकर करके जिस हिसाब से बात हो रही है, हमने तमाम भाषाओं में
अपना समझ लिए कि ये किया है, इश्तहार दिया है तमाम भाषाओं में, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, इंग्लिश और तमाम में दिया है। ठीक है, उड़िया में भी ठीक दिया है सर, मान लिया। अब सर आगे बताइए, आप घुसपैठ को लेकर के, डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के, नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे को लेकर के इस वक्त जो सवाल बार बार आप लोगों से पूछे जा रहे, उठाए जा रहे, सर इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमारे जिस हिसाब से राजनीति विश्लेषक कह रहे थे संजीव जी, आज बिहार में 65 लाख लोगों का नाम बाद हुआ, कितने घुसपैठिया निकले सुरभि जी? आज यहाँ 91 लाख लोगों का नाम जो बाद हुआ, तो उसमें कितने घुसपैठिया? ये सिर्फ जानबूझ कर करके, टारगेट कर करके, खासकर अखिलियत जहां जहां मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, उन जिलों का नाम, जिलों में रहने वाले लोगों का नाम काटा जा रहा है। घुसपैठिया हम उम्मीद करते हैं कि एक भी घुसपैठिया चुनाव आयोग नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि यहाँ सर ममता बनर्जी कह रही है भाषण देते वक्त, वो कहती हैं कि बाहर से बुला करके लोगों को यहाँ पर बसा दिया गया, उन्हें उसके बाद से वोट दिलवाने का भी काम कर दिया जाता है, ये फर्जी वोटर्स भी है। एक तरफ आप कहते हैं कि फर्जी वोटर्स का हवाला देकर एसआईआर में उनके नाम बाहर कर दिए जा रहे हैं, फिर आप क्या घुसपैठ के मामले को लेकर भी आप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं सर? सुरभि जी, मैं ये बात फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमें घुसपैठिया से कोई लेना देना नहीं है, और एक भी घुसपैठिया अगर हो तो उसको सिद्ध करे, सामने लाए चुनाव आयोग कि कितने घुसपैठिया पश्चिम बंगाल से निकले। हम घुसपैठिया के वोट से हमारी सरकार नहीं है, जेन्युइन वोटर के साथ में हमारी समझिए सरकार बनी के अनुसार है सर, डरा धमका करके? बिल्कुल नहीं, हम डराने की बात नहीं करते, हम प्यार की बात करते हैं। अब मैं आपको सर इस बात का भी जवाब दे देती हूँ, इसका भी प्रूफ है मेरे पास। तृणमूल कांग्रेस से ही इमरान हसन, उनका नाम तो आप जानते होंगे, उनकी ओर से कहा गया है सर कि अगर तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो तुम लोगों को बंगाल छोड़ना पड़ेगा, अगर वोट नहीं दिया तो इसके लिए तुम सबको रिग्रेट करना पड़ेगा, इस चीज के लिए तैयार रहना। अगर तुम लोगों ने वोट नहीं किया तो या तो मार दिए जाओगे या तो तुम्हें पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया जाएगा। सर ये डराने धमकाने का तरीका नहीं है तो क्या है? इस तरह का अगर कोई भी बात करता है तो मैं उनकी कड़ी नेशनल टीवी चैनल पर मजम्मत करता हूं। इस तरह का कोई भी नेता, कोई भी पार्टी का अगर ये करे तो उस पर जवाबदेही बनता है। हमारा ये देश, ये मुल्क जो है, जमहूरियत जो है, सभी को बराबरी का अधिकार दिया है। आप किसके वोट देंगे, हमें नहीं देंगे या किसी और पार्टी को देंगे, ये हमारा अधिकार नहीं है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, जो हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, तो अभी हमारे यहाँ होगा। तो ये सभी को मौलिक अधिकार हमारा संविधान दिया है, ये बहुत ही गलत बात है। मोहम्मद आमीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, शायद एक बार मैं उनको भी सुन लेती हूँ। मोहम्मद आमीन जी, देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज तक कोई घुसपैठिए नहीं दिए। मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन का काम है वोटर लिस्ट बनाना, और किनको बनाया जाता है? जिस फॉर्म के नीचे साइन करते हैं कि मैं भारतीय हूँ, वहां पर साइन करते हैं लास्ट में, तो मैं भारत का नागरिक हूँ। तो सवाल इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन भारत के नागरिकों को वोटर बनाता है। फिर मैं बता दूं, जब बीएलओ हमारे जांच के लिए जाते हैं, अगर उनके पेपर्स नहीं है या सही तरीके से नहीं होते, उनको एबेंस में डाल देते हैं, वोटर लिस्ट की वो तैयारी हो जाती है। और अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो हमारा काम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है कि घुसपैठियों को वो अलग करें, यह काम गृह मंत्रालय भारत सरकार का है। अगर पकड़े भी गए होंगे तो कॉन्फिडेंशियली जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कलेक्टर को बता दिया जाता है, वो उसका कोऑर्डिनेशन करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इसलिए हमें बार बार कहना है इलेक्शन कमीशन को कि उन्होंने कितने घुसपैठिए दिए, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सही वोटर लिस्ट, प्योर लिस्ट, वोटर लिस्ट भारतीयों की बनाना और इलेक्शन कराना। ठीक है, अंशपत जी जल्दी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं माधवी जी का रुख करूंगी। जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि देखिए, यही कटनी करनी में अंतर होता है कि जब पूरी एसआईआर की प्रक्रिया चलाई जाती है, आपको याद होगा कि बिहार में जब एसआईआर की प्रक्रिया चलाई जा रही थी उस समय पे कहा गया था कि ये प्रक्रिया इसलिए चलाई जा रही है ताकि ये घुसपैठिए जो है आपके बच्चों का हक न छीन पाए। आज जब घुसपैठियों पे जब आपने ये पूरी प्रक्रिया चलाई, उसके बाद आपसे सवाल तो पूछा जाएगा कि बिहार में आपने कितने घुसपैठियों को आइडेंटिफाई किए, लेकिन तब आपसे जवाब नहीं आ पाता है। आप देखेंगे कि जब 12 राज्यों में जब एसआईआर की प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी होता है,
इसलिए हम चुनाव आयोग के ऊपर बार बार सवाल उठाते हैं कि 12 राज्यों में जब एसआईए की प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी होता है, उसी के आसपास में जो है ज्ञानेश कुमार जी की बेटी, उनको नोएडा में पोस्टिंग मिल जाती है, उसके आसपास में जो है उनके दामाद को भी यूपी में पोस्टिंग मिल जाती है, सहारनपुर में। तो ये रिवॉर्ड नहीं तो और क्या है? इसलिए हम लोग सवाल पूछेंगे। हम लोग इसलिए सवाल पूछेंगे जिस प्रकार से ईसीआई ने, चुनाव आयोग ने किस प्रकार से पूरा दोहरा मापदंड अपना रखा। मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। आज जस्साम में वोटिंग हुई थी, वहां पे हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट ने नजारिया से, उन्होंने एक सवाल उठाया कि कैसे पोलिंग स्टेशन पे बाहर वहां पे जो है बीजेपी के सिंबल्स को यूज किया जा रहा है ताकि वहां पे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए। ऑन कैमरा उन्होंने बताया आज पोलिंग स्टेशन पे, हमने ऑन कैमरा, हमारी जो दिसपुर की प्रत्याशी है मीरा बोरा ठाकुर जी, उन्होंने बताया कि कैसे यूपी से भर भर के लोग बाग वहां पे वोट करने आ रहे हैं। ऑन कैमरा उन्होंने बताया, इसका खुलासा करने का काम किया है। हमने बताया है कि कैसे न्यू गुवाहाटी में वार्ड नंबर 37 में कैसे एक घर में जो है 12 फेक वोटर्स पाए जाते हैं, जबकि उस घर में सिर्फ 4 लोग रहते हैं और 12 आपने फेक वोटर्स वहां पे जोड़ने का काम किया। ये ऑन कैमरा खुलासा हुआ है, मैंने आपको बताया है। न्यू गुवाहाटी में वार्ड नंबर 37 में हाउस नंबर है 33, वहां पे हमने बताया है। हमने देखा है कि कैसे एक ही पोलिंग स्टेशन की आज वीडियो वायरल हो रही थी असम की, वहां पे कैसे एक पुरुष था, उनकी पत्नी के नाम से दूसरी महिला वोट करने जा रही थी, वो तो वहां पे उनको पता चला, इस वजह से वहां पे उस वीडियो का खुलासा हुआ। चुनाव आयोग उस पर अभी तक संज्ञान नहीं ले पा रहा। चुनाव आयोग उस पर संज्ञान नहीं ले पा रहा कि केरल में कैसे भारतीय जनता पार्टी की पलक्कड़ की प्रत्याशी है, वो कैसे साइलेंट पीरियड में जो है लोगों को पैसे बांटते हुए नजर आ रही है। चुनाव आयोग इस पर संज्ञान नहीं ले पा रहा है कि कैसे केरल में इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है राजीव चंद्रशेखर जी, उनके जो बीजेपी का जो पोलिंग बूथ है वहां से 336 लीटर की जो है लिक्विड पाई जाती है। चुनाव आयोग उस पर भी संज्ञान नहीं ले पाता है। तो इस वजह से हम लोग जो है चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल उठाते हैं। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अभी यहाँ पे जो है कटनी करनी पे बात हो रही थी और बीजेपी की प्रत्याशी है, वो बीजेपी प्रवक्ता यहाँ पे बहुत बात कर रही थी कि हम लोग अगर गलत हो रहा है तो मुख्य विपक्षी दल होने के नाते आवाज उठाएंगे। मैं पूछना चाहूंगा, आपको बंगाल में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते आवाज उठाने की याद आई? आपको तब याद नहीं है जब यूपी में कैसे जो है एक दलित के साथ गलत व्यवहार होता है? आपको इस पे याद नहीं आई? जैसे कि कहां पे आपके तमाम शासित राज्य उत्तराखंड में वहां पे सर लिमिटेड टाइम है, एक रिएक्शन में माधवी जी से भी अब लेना चाहूंगी। सर बहुत सारे सवाल आपने उठाए सर, फिलहाल मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है सर। 10 सेकंड ले रहा हूं, ज्यादा नहीं 10 सेकंड। मैं ये कहना चाहूंगा, आप यहाँ पे बड़ा हाईकोर्ट को कोर्ट करने का काम कर रही है उन सब चीज को। क्या आपको ये याद नहीं आता कि आपने कैसे सौतेला व्यवहार बंगाल के साथ करने का काम किया है? हाईकोर्ट ने आपको कैसे केंद्र सरकार को कहा कि आपने मनरेगा के फंड को रोकने का काम किया, उसके फंड को तुरंत आप जारी करिए। अपने 3 साल तक मनरेगा के फंड को ये सर चुनाव आयोग से आपके बहुत सारे सवाल है सर, मैं इतना टाइम अब नहीं दे पाऊंगी। मुझे माधवी जी का भी एक बार रिएक्शन चाहिए होगा। माधवी जी, मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगी, क्योंकि जब हम तुष्टीकरण की राजनीति की बात करते हैं, हम ये भी देखते हैं कि शुभेंदु अधिकारी की ओर से कहा जाता है बीजेपी सरकार बनने पर मुस्लिम एमएलए को असेंबली से फिजिकली बाहर फेंक देंगे। 2025 का ये बयान है। क्या हिंदू मुस्लिम विभाजन आप लोगों की ओर से नहीं किया जा रहा इस तरीके के स्टेटमेंट देकर? और क्या मुसलमानों को बार बार बांग्लादेशी ये कह देना, मैम ये कहां तक उचित हो सकता है? और ये कैसे आप क्लेम कर सकते हैं कि जो बंगाली अगर वहां पर मुस्लिम है तो फिर वो बंगाल के नहीं है? देखिए, मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको देती हूँ। 2002 में पश्चिम बंगाल में जब एसआईआर हुआ था तो 27 लाख नाम हटाए गए थे। ममता बनर्जी और सीपीएम ने उस समय एसआईआर का समर्थन किया था। ममता जी ने कहा था उस समय चीख चीख कर कि सीपीआईएम अवैध वोटरों से जो है समर्थन पाकर जीतती है। अब मैं आपको एक छोटा सा और केवल यहाँ के एक जिला का आंकड़ा देती हूँ। डायमंड हार्बर जो एक पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, हिंदू वोटर्स 8 लाख से बढ़कर 11 लाख हो गए। लेकिन उसी समय उसी अवधि में मुस्लिम वोटर्स जो है 3 लाख से बढ़कर 8 लाख हो गए। ये आबादी 20% की मतलब ये जो आबादी थी 20% की आबादी की बढ़ोतरी थी उस समय की। और भारत की औसत आबादी की बढ़ोतरी से सिर्फ 12 मतलब पूरे भारत की जो आबादी थी वो 12% थी। और डायमंड हावड़ा की जो आबादी थी वो 20% थी। भाई ऐसा है कि जब एसआईआर की घोषणा हुई तो उस समय आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो फुटेज आए थे, लोग अपना सामान हाथ में सर पे रख रख के भाग रहे थे, एकदम हाहाकार मच रहा था। उस समय ममता बनर्जी चीखना चिल्लाना शुरू किया, रुक जाओ मैं रोक रही हूँ। भाई जिस एसआईआर से आपको पहले आपत्ति नहीं थी, जिसका आप समर्थन कर रहे थे, जिसके लिए आप चीखती थी, चिल्लाती थी, सीपीआईएम का विरोध करती थी, और उस समय कम से कम इतनी तो मानवता थी कि सीपीआईएम जो है कभी कम से कम एसआईआर के लिए इस तरीके से खड़ी नहीं हुई। तो आज उसी एसआईआर से ममता बनर्जी को इतनी आपत्ति क्यों है? मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि मैं तो देखिए कांग्रेस की बात ही नहीं करना चाहती अगर बंगाल के मुद्दों पर बात हो रही है, क्योंकि कहीं पर भी आप किसी भी, चाहे महिलाओं का
के ऊपर होने वाले अपराध की बात कर ले, चाहे किसी भी चीज की बात कर ले, बंगाल में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती है। लेकिन मैं अगर ये कहती हूँ कि अगर आप लोगों को चुनाव आयोग से कोई असुविधा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, खुला हुआ दरवाजा। मैं यहाँ पे चुनाव आयोग का जवाब देने के लिए नहीं बैठी हूँ, लेकिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति की अगर बात करते हैं तो वो केवल पश्चिम बंगाल में साफ तौर पे दिखाई देती है कि ममता बनर्जी ने इमाम भत्ता शुरू किया था जब वो यहाँ पर सीएम बनकर आई थी, जिसके लिए भी हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया, बीजेपी ने उस पर आवाज उठाई थी। तो ये एक तरफा जो है इनकी राजनीति, एक तरफा इनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो दिखाई देता है। इस पर मैं बात करना चाहूंगी। और दूसरी बात, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से लगातार इनके जो मंत्री हैं, इनके जो लोग हैं कि भाई हमें अगर छूट दे दी जाए तो यहाँ पर 70% हिंदुओं को भागीरथ में काट के फेंक दिया जाएगा, ये जो एरिया है ये देखिए मिनी पाकिस्तान है, ये सारी चीजें तो टीएमसी के लोग कर रहे हैं। तो टीएमसी जो है वो यहाँ पे उनको एक संवर्धना दे रही है, कोशिश कर रही है। फिर इस्तेहार की आपने बात की, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। इस्तेहार शब्द यहाँ से आया है, वहां से आया। आप घोषणा पत्र बोल सकते थे, संकल्प पत्र बोल सकते थे। वाकई में बंगला एक बहुत प्यारी और मीठी भाषा है। लेकिन मैम क्योंकि हमारे पास मैम समय नहीं है मैम, इस वजह से मुझे आपको यहीं रोकना पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि सवाल बहुत सारे थे, जिन सवालों के अभी भी जवाब मिलने बाकी है, लेकिन इस बीच में ये भी देखना होगा कि आम जनता क्या फैसला करती है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने माधवी अग्रवाल जी, बीजेपी प्रवक्ता, अंश वत्स जी, कांग्रेस प्रवक्ता, मोहम्मद एहतशामुल हक, तृणमूल कांग्रेस से लीडर, और डॉक्टर मोहम्मद आमीन, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, संजीव कौशिक जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े। और बेधड़क में हमने ये जानने समझने की कोशिश की कि वाकई क्या विकास वर्सेस तुष्टीकरण की ओर अब राजनीति होनी शुरू हो चुकी है, और इस आधार पर अब जनता वोट कास्ट करने वाली है, या फिर जनता विकास के मुद्दे पर ज्यादा फोकस करेगी। इसी के साथ यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए।